हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट। ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों सामान्य अध्ययन का। कहने को तो ये सामान्य अध्ययन का है, लेकिन दोस्तों ये शुद्ध रूप से हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है दोस्तों। हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो एंशिएंट यानी तीनों हिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों, इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री के जो पार्ट हैं तीनों से रिलेटेड इसमें प्रश्नों को चुन चुन कर रखा गया है। जो प्रश्न अब तक कई बार रिपीट हुए हैं, या तो रिपीटेड प्रश्न हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, या तो जिनको बनने की संभावना अधिक से अधिक है, या फिर हिस्ट्री के वो टॉपिक जो इस समय चर्चा में रहे उससे रिलेटेड स्टैटिक्स को क्वेश्चन बना के इसमें डाला गया है कि भाई ये चीज चर्चा में था तो ये आ सकता है। तो आजकल जो प्रश्न आने का ट्रेंड यही है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज्यादातर इसमें आपको फैक्चुअल प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो है आयोग, चाहे आप आरओ का दिखा लीजिए और जो लगातार एग्जाम इस हाल ही में हुए हैं, ज्यादातर फैक्चुअल प्रश्न पर जोर दिया जा रहा है। तो ज्यादातर आपको फैक्चुअल प्रश्न मिलेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग जो है, अगर आप इसको सफल बना देंगे, हमने ये जो सीरीज शुरू किया है, तो हम इसके बाद इसी का जो है सेक्शनल करके ये पॉलिटी का शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे ये सेक्शनल टाइप की जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो आपको पहला प्रश्न आपको दिया गया है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी में इस समय बहुत चौचक धार लग गया होगा, अब आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत में पाषाण युग के उपकरण, यानी पाषाण युग के उपकरण, पाषाण युग के जो हथियार थे, कह सकते हैं हम लोग उपकरण, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले खोज दोस्तों इसकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में जानते हैं, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे और ऐसे औजारों की खोज उन्होंने शुरुआत किया था। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, दूसरा वाला बहुत अच्छा कह रहे हैं कि मेहरगढ़ स्थल निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो दोस्तों मेहरगढ़ जो है सबसे पहले जो प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है कृषि और पशुपालन का। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हो जाएगा, दूसरे वाले का सी। और दोस्तों एक और बात यहां पर कंफ्यूजन आपके सामने आता है, सबसे आपको पूछता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से होता है? तो आपको बताना होता है कि लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से प्राप्त होता है। तो आप याद रखे रहेंगे, अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव लगाइए, लहुरा देव नहीं है तो आपको यहां पर ये मेहरगढ़ जरूर रहेगा। तो इस चीज कंफ्यूजन को याद रखे रहेंगे आप लोग। आगे दोस्तों तीसरे वाले को हम देखें तो कह रहे हैं कि महमूद गजनवी के समय में रचित, यानी महमूद गजनवी के शासनकाल में रचा गया फारसी महाकाव्य जिसका नाम है शाहनामा, इसके लेखक कौन है? तो शाहनामा, शाह लोग जानते हैं फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरदौसी। आगे दोस्तों देखें हम लोग, चौथे में कह रहे हैं कि नवपाषाण संस्कृति के प्रसिद्ध राग के टीले किस स्थल से जुड़े हैं? तो जानते हैं कर्नाटक में एक क्षेत्र है संगन कल्लू, तो वहीं से है। राख मतलब काला होता है, तो इससे मत समझ लीजिए कल्लू, तो समझ में आ जाएगा। राख के टीले जैसे ही आए, राख के टीले हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपके ऊपर राख जम जाएगी, आप कल्लू हो जाएंगे। तो संगन कल्लू, ऐसे ऐसे छोटे मोटे कनेक्शन आप दिमाग में रखे रहेंगे तो आपके सामने बना रहेगा। तो यहाँ आदमगढ़ में जानते हैं यहाँ पशुपालन यहाँ साक्ष्य मिला था यहाँ, और यहाँ तो पूरा पाषाण कालीन चित्रकला वहां पर कुछ साक्ष्य मिले थे। ऐसे चीजों को आप एक एक करके देखे रहेंगे। हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई होगी। हमारे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखा करिए कि हम कहाँ हैं, हम कितना कर ले रहे हैं। तो हड़प्पा स्थल पर हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो आपको बताना है हड़प्पा के उस स्थल को बताना है जहां से जोते गए खेत के प्रमाण मिला है। तो दोस्तों राजस्थान का है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहेंगे, राजस्थान का ये कालीबंगा है। अगर केवल हल की बात किया होता, हल की बात किया होता तो वो बनावली हो जाता, लेकिन यहाँ हल से जोते गए खेत का प्रमाण की बात कराए तो राजस्थान का कालीबंगा। आगे देखें हम लोग अगर छठवें में, तो यहां पर आपको कथन देकर पूछा गया है, जरा ध्यान देंगे। चोल प्रशासन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने दोस्तों जरूर पढ़ा होगा, उम्मीद है चोल प्रशासन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नौवीं से 13वीं शताब्दी के आसपास चोल का प्रशासन रहा है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसी के रिलेटेड आपको कुछ कथन दिए हैं, पढ़कर बताना है कौन सा सही है।
तो दोस्तों अगर हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं चोलों के पास एक संगठित स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। यस, बिल्कुल थी। ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। कह रहे हैं ग्राम सभाओं को मंडलम कहा जाता था। मेरे भाई, ग्राम सभाओं को नहीं, प्रांतीय सभाओं को मंडलम कहा जाता था। तो ये आपका गलत हो गया। जहां 2 हो आप उसे काट दीजिए, आपका उत्तर अपने आप निकल जाएगा। आपका उत्तर 1 और 3 होगा। तीसरा बिना पढ़े हम लोगों ने उत्तर निकाल लिया। चोलों के पास एक विशाल स्थायी नौसेना थी। जी बिल्कुल थी। तो आपका आंसर सी हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, यहां पर थोड़ा शेरशाह के बारे में दिया गया है। आप तुरंत ही इसे समझ लेंगे बच्चों टाइप, क्योंकि कुछ ऐसे आपको कोई भी कथन कारण वाला कोई सवाल ऐसा रहता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसा मिर्च मसाला छुपा होता है जो आपको उत्तर की ओर इंडिकेट करता है भाई यही है उत्तर, समझ जाओ। बस समझने वाले समझ जाते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जानते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ कथन देकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उन्होंने भू राजस्व में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की थी। जी बिल्कुल, ये तो एकदम सही है। आप लोग जानते हैं बाबर का जो बेटवा था हुमायूं, उसे हराकर इन्होंने सत्ता छीना था। तो उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया था, जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक थी। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। यस, ये भी सही है। साथियों अगर हम लोग तीसरा वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं उन्हें मतलब शेरशाह सूरी को युद्ध में हुमायूं ने पराजित करके मार दिया था। तो नहीं मेरे भाई, जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह की जीत हुई थी। उसने हुमायूं को हरा दिया था, कोई मरा नहीं था, बस हुमायूं हार गया था, शेरशाह जीत गया था। तो ये गलत हो जाएगा आपका। 3 जहां है आप उसे काट दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा ये पहला वाला। बहुत अच्छा। आगे हम देखें, अगर आप तीसरा एलिमिनेट आपको पहले अगर पढ़ लिए होते हैं तो अपने आप उत्तर निकल जाएगा। पहला दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें 8वें वाले को, तो इसमें आपको भक्ति आंदोलन से संबंधित दिया है। इसको भी आप अभी तुरंत पकड़ लेंगे। भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ कथन है, बताएं हमारा एक कथन का उपयोग करके कौन सा सही है। तो इसे कह रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट में कि इसने अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच यानी वर्चस्ववादी वर्ग और आम लोगों के बीच खाई को पाटने यानी समानता लाने का प्रयास किया था भक्ति आंदोलन। जी दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को सख्ती से अपनाने की वकालत की। तो दोस्तों ये बात थोड़ी सी सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने मूर्ति पूजा का ज्यादातर 1-2 लोगों को छोड़कर मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध किए थे। तो ये बात गलत हो गई। तो दूसरा जो गलत है आप उसे हटा दीजिए, तो आपका उत्तर अपने आप निकल जाएगा कि ऑप्शन बी सही है। यानी हम कह सकते हैं तीसरा वाला भी सही है। इसने भक्ति के लिए स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। तो यस भाई, कोई भी देख लेंगे, चाहे बौद्ध हो जैन हो, लोग अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। खास करके आप अभी धीरेन्द्र शास्त्री को भी देख लेंगे या अच्छे अच्छे बाबाओं का, वो भी जहां जाते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज में प्रयोग करने लगते हैं, जिससे वहां के लोगों से कनेक्ट कर पाए, जुड़े। तो ये बात सही है। तो पहला तीसरा सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 9वें वाले में, तो इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण टाइप के प्रश्न है। तो एक में उत्पत्ति दे दिया है, उसमें कारण आर दिया है, बताना है कि कौन सा सही है। तो पढ़ें हम। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। दी दोस्तों बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। इसलिए ले गया था क्योंकि वहां वो दक्षिण पर, दौलताबाद दोस्तों ये दक्षिण में था, तो इसलिए वहां ले गया था जिससे कि वो वहां के दक्षिण भारत पर अधिकार कर सके। तो कारण करें उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया था। तो दोस्तों जो कि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। वो दक्षिण भारत को मतलब नियंत्रण करने के लिए ले गया था, इसलिए ऐसा किया गया था। तो यहां पर ये गलत हो गया, आपका कारण गलत हो गया, केवल आर सही है। तो 9 का आपका जो उत्तर होगा वो ये तो थोड़ा सा यहां पर दोस्तों उसने मंगोलों से आक्रमण बचने के लिए ऐसा किया था। तो यहां पर ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो केवल ए सही होगा, यहां पर ए सही है, आर गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ये 9वें का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये हमारा हो गया 9वां। 10वें में हम लोग देखें, अगर 10वें वाले में तो अकबर, ये उत्पत्ति है आर और कारण आर दिया है। तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। जी बिल्कुल शुरू किया था। तो ये तो आपका ये कथन तो सही हो गया। वह नागरिक और सैन्य सेवाओं का केंद्रीकरण करना चाहता था, जो बिल्कुल करना चाहता था। तो ये आपका ए भी सही हो जाएगा।
तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखें हम लोग, तो ये कौन सा है हमारा, ये ए वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आगे अगर हम लोग 11वें वाले को देखें तो कह रहे हैं भारत में शुरुआती तुर्की आक्रमणों, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमण की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत में जो तुर्की आक्रमण हुआ, खास करके महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था, इसकी सफल ये लोग इतनी आसानी से सफलता क्यों पा जाते थे, क्योंकि भारत में जो अपने वो कह सकते हैं ना निठल्ले टाइप के राजाएं थे, उस समय राजाओं थे, तो वो लोग क्या काम करते थे, आपस में ही लड़ते भिड़ते थे, आपस में ही कटुतापूर्ण व्यवहार करके आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे, जिसका फायदा वो लोग उठा लेते थे। तो यही है, इसमें भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहता था, सब लोग आपस में लड़े भिड़ रहते थे, कुछ लोग उससे मिल जाते थे, कुछ लोग चुगलखोरी करते थे, इसलिए। आगे जरा हम लोग अब 12वें वाले को देखें तो कह रहे हैं भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में पाया गया था। तो चांदी का सबसे पहला उपयोग दोस्तों ये आपको पाया गया था हड़प्पा संस्कृति में। आप लोग देखे होंगे कुछ जो मतलब पाया गया था कि बच्चों के गले में वो चांदी के जो है कुछ मतलब धातुएं लटकी हुई थी, एक मतलब गोलाकार के रूप में, इस तरीके से वहां पर पाया गया था। तो हड़प्पा संस्कृति में इसका थोड़ा सा साक्ष्य देखने को मिला था। हालांकि हड़प्पा संस्कृति ये ताम्र संस्कृति कही जाती है, क्योंकि वहां तांबे का बड़े उपयोग किया गया था। तो ये आपका 12वें का यहाँ पर आपका ये डी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग 13वें वाले को देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपने पुरातात्विक योगदान से गलत तरीके से मेल खाता है। तो यानी हमें उसको पकड़ना है जो मिसमैच है, जो मैचिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में हम लोग जैसे साइंस के थे, हम लोग केमिस्ट्री से एमएससी किया है, तो शुरुआत में आए थे तो ये सब चीजें बड़ी हार्ड लगती थी। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए थे तो हम लोग कुछ न कुछ कनेक्शन से चीजों को याद करते थे। जैसे भीमबेटका, यानी अपना बेटा भीमकाय हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, तो वो अकड़ कर चलेगा। तो यानी बीएस वाकड़कर किससे संबंधित है, भीमबेटका से। तो वाकड़कर को हम लोग ऐसे समझ लिए अकड़कर, भीमबेटका मतलब भीम बेटा विशालकाय हो जाएगा, तो अकड़कर चलेगा, ये सही है। मार्शल, मोहन जोर से मार्शल चलाता है, तो यस मार्शल किससे संबंधित है, मोहनजोदड़ो से। जे.एच. मार्शल ने जो अपना रिसर्च किया वो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। दयाराम साहनी हड़प्पा से, किसी का आप चीज हड़पोगे तो आपको दया आएगी, तो दयाराम साहनी हड़प्पा से रिलेटेड है। और दोस्तों यहां पर ये वाईडी शर्मा लोथल से संबंधित नहीं है। लोथल से संबंधित किससे है दोस्तों, लोथल से संबंधित राव करके हैं, बीएस राव, तो उनका नाम आता है दोस्तों राव। तो ये है ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, यही हमारा मिसमैच था, बाकी सब सही थे। तो लोथल का भी हम लोग कुछ ऐसे करके एक रालोद करके एक उत्तर प्रदेश में पार्टी है ना पश्चिमी यूपी में, तो रा से राव, लो से लोथल, तो ऐसे करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। 14वें वाले का अगर देखें तो दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी कहां स्थापित की गई थी। तो आप लोग जानते हैं दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन की राजधानी कहां स्थापित की गई थी, तो देवगिरी में। तो देवगिरी में जानते हैं उस समय यादव वंश का शासन था, उस समय एक रामचंद्र करके वहां का राजा था, वहीं अलाउद्दीन के साम्राज्य की राजधानी स्थापित की गई थी, जो बाद में अभी जो मैंने बताया तुगलक ने वहां पर इसकी राजधानी बाद में देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया गया था, जो वहां पर अपनी राजधानी शिफ्ट किया था तुगलक ने। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 15वें वाले में तो यहां आपको दिया गया है कि लिखा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, बताना है सही कौन है। तो देखते हैं कौन सही है। यह मुख्यतः नगरी सभ्यता थी दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। और ये चित्रलिपि का, यानी उसमें अक्षर आपको नहीं मिलेंगे, वो चित्रों के माध्यम से चीजों को इंडिकेट करते थे, तो ये भी सही है। इसने लौह औजारों और हथियारों का उपयोग किया, मेरे भाई यहाँ तांबे का उपयोग किया गया था, इसलिए ताम्र पाषाण संस्कृति, तांबा और पाषा यानी और पत्थर के औजार यहाँ उपयोग किए जाते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कही जाती है। तो ये लोहा, यहाँ लोहे का प्रमाण कोई नहीं मिला, तो यहाँ ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। जहां जहां तीसरा है आप हटा दो अपने सामने से, आपका उत्तर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये गाय को मिट्टी की यहाँ पर गाय को मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों में बार बार चित्रित किया गया है। तो नहीं दोस्तों, जितनी भी
मुहरे वगैरह पाई है, उसमें गाय का चित्र कहीं नहीं दिखा है। तो यहाँ ये चौथा वाला भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। सॉरी, मैं बार बार बी ही लगा रहा हूँ, ये सी हो जाए। 1 और 2 केवल सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि भारत में पाषाण युग की संस्कृतियों के संदर्भ में कुछ कथन है, विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो पहला अगर हम लोग देखें तो माइक्रोलिथ्स मेथोलिथिक काल में विशिष्ट औजार हैं। तो यस, ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में साथियों पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई है। तो यस, पशुपालन की शुरुआत यहाँ नवपाषाण काल से मानी जाती है, ये भी सही है। कृषि का पहला प्रमाण बुर्ज होम में मिलता है। नहीं दोस्तों, बुर्ज होम में नहीं, आप लोग जानते हैं बुर्ज होम में नहीं, अभी अभी आया था ये लहुरा देव से प्राप्त होता है। लहुरा देव से, अगर लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ कर सकते हैं, लेकिन बुर्ज होम से नहीं। बुर्ज होम तो ये जम्मू कश्मीर में था, जहां से कह सकते हैं कि आदमियों के साथ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे कश्मीर में। तो ये गलत हो गया। तो आपका सही जो होगा 1 और 2 सही हो जाएगा, ए वाला। आगे चले अगर हम लोग देखें 17 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भीमबेटका शैलाश्रयों के संदर्भ में कुछ आपको कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कौन सा सही है। तो ये मध्य प्रदेश में है। यस, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है, मैंने ये पहले इसका जिक्र किया था। इसमें मध्य पाषाण काल की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो यस, मध्य पाषाण काल के इसमें चित्र मिलते हैं, ये भी सही है। इसमें नगरी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें नगरी सभ्यता के इसमें दोस्तों प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसमें मतलब क्या कह रहा है, इसमें नगरी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो नगरी बस्तियों के इसमें प्रमाण टाइप का कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। तो चले हम लोग अगर देखें ये अगला वाला, तो इसमें क्या है, तो ये आपका आंसर तो ए हुआ। 18 वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको दिया है भारतीय इतिहास में वैदिक काल के संदर्भ में कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए सही कौन है। पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रारंभिक वैदिक समाज एक पशुपालक था। तो यानी अपना जो वैदिक काल के बारे में बात किया जा रहा है, वैदिक काल में आप लोगों ने थोड़ा सा जरूर पढ़ा होगा। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है। यह जो है प्रारंभिक वैदिक काल। तो यह पशुपालक समाज रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज बन जाता है। तो यस, ये भी सही है। और प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। जी बिल्कुल बढ़ गया था। ऋग्वेद के बाद जो ये वैदिक काल आया था तो इसमें लोहे का प्रयोग बढ़ गया, जिससे कृषि में बहुत ज़्यादा प्रगति आई, लोग कृषि से हल वगैरह बनाने लगे। ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। तो दोस्तों ये यहाँ पर लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था, प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको हमने गलत बताया, ये उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था। उत्तर वैदिक काल दोस्तों आप लोग जानते हैं, उत्तर वैदिक काल ये 1000 ईसा से ये 1000 से 600 बीसी तक माने जाते हैं। तो इसमें बढ़ा था। और यहाँ पर कह रहे हैं ऋग्वेद में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऋग्वेद में 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। आगे जरा हम लोग अब देखें 19 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि महमूद गजनवी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, विचार कर बताए कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है, जो कि बिल्कुल सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। उन्होंने शाहनामा के लेखक, अभी भी आया था ये, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, उनको संरक्षण भी दिया था, ये भी बात सही है। आगे जरा अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है तीसरे वाले में, अल बरूनी उनके साथ आए और तारीख यामिनी की रचना की। तो दोस्तों उनके साथ अल बरूनी आए थे, लेकिन तारीख यामिनी की रचना नहीं किए थे। तारीख यामिनी की रचना उतबी ने किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और अल बरूनी ने जो रचना की थी,
अल बरूनी ने रचना की थी दोस्तों, ये वो रचना की थी हिंद करके कुछ नाम था दोस्तों, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, हिंद कर, किताबुल हिंद, यस किताबुल हिंद था, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 केवल सही होगा आपका, 19 का आपका बी हो गया। आगे देखें दोस्तों हम लोग 20 वाले में, तो इसमें आपको दिया गया है क्या है इसमें जरा देखें। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताना है सही कौन है। तो सुल्तान को एक मंत्री परिषद की मतलब सुल्तान को एक मंत्री परिषद सहायता करती थी, तो यस, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में ये है। तो सुल्तान को एक मंत्री परिषद सहायता करती थी, भू राजस्व प्रणाली को इक्तादार कहा जाता था, यस नो डाउट ये भी सही है। दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, बिल्कुल किया था दोस्तों। दीवान ए रियासत वो एक तरह से बाजार नियंत्रण करने के लिए लाया गया था ये। तो कह रहे हैं दीवान ए रियासत सैन्य समन्वय के लिए था, नहीं दोस्तों, दीवान ए रियासत जो थी दोस्तों, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के लिए था, तो यही वाला बात है यहाँ पर, इसका इसी से कनेक्शन है। तो यहाँ पर सैन्य समन्वय के लिए नहीं था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 21 वाले में देखें तो कह रहे हैं कि भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी। फैक्चुअल प्रश्न है दोस्तों, ये बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग 22 वाले को देखें तो वह चिश्ती सूफी संत कौन था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया था, कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसके बारे में दोस्तों, इसमें नो डाउट। तो वो शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आगे देखें दोस्तों अगर हम लोग ये 23 वाले में क्या कहा जा रहा है आपसे, अलाउद्दीन से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे उससे रिलेटेड आपको कुछ कथन है, बताना है सही कौन है। तो उन्होंने घर कर यानी घर ही, और जो पशुओं को चराने के लिए टैक्स लेता था जिसे चरही बोला जाता था, लगाया था, जी बिल्कुल लगाया था। उन्होंने भूमि के मापन का राजस्व निर्धारण प्रणाली शुरू किया था, जी दोस्तों बिल्कुल शुरू किया था। तो ये उन्होंने राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी, जी बिल्कुल, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका डी हो जाएगा, 23 का आपका डी हो गया। आगे अगर हम लोग देखें 24 में, तो इसमें कह रहे हैं आपको जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, उस ग्रंथ का नाम बताना है। तो ऋग्वेद में मिलता है, सब स्वाभाविक सी बात है। आगे देखें हम लोग 25 में, तो कथन टाइप का प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो चनहुदड़ो, चनहुदड़ो यहाँ से लिपस्टिक वगैरह ये सब साक्ष्य मिले हैं, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर इस पर विचार करके बताना है सही कौन है। तो यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, तो यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था, तो नहीं दोस्तों ये बंदरगाह नगर था, वो लोथल था। यह एकमात्र नगर था जहां यह सीडाटेल, जहां गढ़ यानी सिटाडेल नहीं था, तो यस, तो ये तो सही ही है, इसमें नो डाउट ये दूसरा वाला सही है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था, ये चनहुदड़ो, यस बिल्कुल सही है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, तो हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। तो यहाँ पर ये औद्योगिक नगर था, तो हाँ ये बिल्कुल था, ये तो था ही। तो ये यहाँ पर आपको जो दिया है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें कुछ डाउट है दोस्तों, 1 मिनट हम थोड़ा सा गूगल कर ले जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए बस 1 सेकंड। तो ये अभी क्लियर हम लोग कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, ये सिंधु नदी पर था, ये घग्गर नहीं है, सिंधु नदी के तट पर स्थित था, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 2 और 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग 26 को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से कुछ मॉडर्न इंडिया से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ, उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो जरा देखें, पहला कह रहे हैं यह युद्ध ब्रिटिशों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, तो बिल्कुल लड़ा गया था, नो डाउट इसमें। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है।
यह युद्ध में मीर जाफर ने सिराज से विश्वासघात किया था। यस, विश्वासघात तो उन्होंने किया था, इसीलिए कि युद्ध न होकर यह छलावा था, तो डायरेक्ट युद्ध नहीं था ये। तो ये तो आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा को पढ़ें तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने ही किया था। तो हेक्टर मुनरो का दोस्तों वो प्लासी का युद्ध में मतलब और दोस्तों अगर हम लोग इस तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो यहां आपको कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसका युद्ध दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने किया था। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इस मतलब इसका कौन किया था, कार्नवालिस ने ही किया था उस समय, जो एक बहुत ही ब्रिटिशों का योग्य प्रशासक था। तो यहां पर ये आपका गलत हो जाएगा 26वां का। तो आगे चलते हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये आपका गलत होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो तो ये इस वाले में किया था, बक्सर वाले में। तो आपका 1 और 2 केवल सही होगा, ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में, तो 27 वाले में आपसे कहा जा रहा है ये कथन कारण का है, कथन है कारण है, पढ़कर बताइए सही कौन है। इल्तुमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था। तो शरण देने से इनकार कर दिया था, तो यस ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। उन्होंने मंगोल आक्रांता चंगेज खान के प्रतिरोध का भय था इसलिए, यस बिल्कुल सही। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों के दोनों बातें सही भी है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर 28 वाले को अगर देख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं अकबर की सुधार नीतियों के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो पहला वाला अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में आपसे कहा जा रहा है कि उन्होंने गैर मुसलमान पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त किया था। दोस्तों बिल्कुल समाप्त किया था अकबर ने। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही आपकी स्टेटमेंट हो जाती है। तो धार्मिक सहिष्णुता का, क्योंकि उन्होंने अपने एक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था, तो ये बात यहाँ पर सही हो जाती है। 1564 में उन्होंने जजिया कर को हटाया था, 1564 में। तो आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा अगले पेज पर है ये इसका कथन। तो यहाँ पर पहला वाला तो हमारा सही है। दूसरा वाला का अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले में हमें क्या कहा जा रहा है, उन्होंने दीन ए इलाही नामक समन्वयकारी धर्म की स्थापना किया था। बिल्कुल, उन्होंने धार्मिक बहस के लिए इबादत खाना की भी स्थापना किया था, यस सिकरी में। तो ये भी सही है। उन्हें वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली लागू किया था। तो दोस्तों वंशानुगत वंशन प्रणाली नहीं थी, यह सम्राट की इच्छा पर आधारित था, यही थोड़ा सा गलत कर दिया। तो यहाँ पर ये वंशानुगत नहीं थी, यानी जन्मजात नहीं था, ये सम्राट की इच्छा पर डिपेंड करता था। तो ये आपका गलत होगा, 1 2 3 आपका सही है, ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग देखें 29 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फिर वही बात है, कथन कारण को लेकर आपको डिस्कशन करना है। कथन है कारण है, भक्ति और सूफी संतों ने कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दिया। तो यस बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। कारण दोनों आंदोलन ने ईश्वर के प्रति सीधी भक्ति और मानव समानता पर बल दिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है इस कथन को, ये कारण सही है। तो आपका ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलाना है, मिलाकर आपको बताना है, क्योंकि मैचिंग वाले प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए। जरा देखते हैं, एक तरफ यात्री दिया है, दूसरी तरफ उसका कार और उसके संबंध दिया है। तो हेंसांग इब्न बतूता मार्को पोलो फाहियान। तो जरा देखते हैं, मिलाते हैं दोस्तों हम लोग एक एक करके। तो हमें मिलाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, वेनसांग दोस्तों किससे संबंधित था, तो ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। तो वेनसांग ये दूसरा पे चला आएगा। तो यानी ए वाला हमारा 2 पे होना चाहिए, ए वाला 2 पे होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये वाला हम काट दें, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और आगे थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ें तो और इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता दोस्तों ये किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो एमबीटी के शासनकाल में ये आया था। तो बी वाला हमारा 4 पे चला जाएगा। तो ये बी वाला 4 पे यहाँ पर चला आना चाहिए इसको। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, बी पे 4 पे तो कोई नहीं है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में आया, और जानते हैं उसने रेहला नामक एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा था।
तो इसमें कुछ ऑप्शन से गलत है, तो ऑप्शन को छोड़ते हैं हम लोग, पहले अपने मिलाते हैं। यहाँ अगर हम मार्को पोलो पे चलें तो उसने वारंगल में दोस्तों एक काकी दरबार का दौरा किया था जो रुद्रमा देवी के अधीन था। तो काकती दरबार हो जाएगा ये यहाँ पर। और एक आपका बचता है फाहियान, ये गुप्त से रिलेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चला आएगा यहाँ। तो यही है दोस्तों, यहाँ पर पहला वाला तो 2 पर गया और बी वाला तो यहाँ 4 पे होना चाहिए, बी 4 पे कहीं नहीं है, तो ये गलत दिया है। आप छोड़िए उसको, बस आप इतना ध्यान रखें, यही सही है। आगे जरा हम लोग अगर देखें 30 वाले को, तो इसमें भी एक टाइप के मैचिंग वाला है, एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे जहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ आपको दिया है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जिसे हम लोग दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शुरुआती अवस्था में था, उस टाइप में है ये। तो गुलाम वंश, हर्षवर्धन वंश, विजयनगर, बहमनी सुल्तान, तो इन सबको यहाँ पर मिलाकर हमें यहाँ पर देखना है कौन सा सही है। तो गुलाम वंश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी इसकी स्थापना, राजधानी इसकी दिल्ली बन गई थी। तो यहाँ पर दिल्ली कहाँ है भाई, यहाँ है। तो ए वाला हमारा 2 पे जाएगा, ए वाला 2 पे जाएगा, तो यानी हम इन्हें हटा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन दोस्तों इसकी राजधानी थानेश्वर थी, तो जिसे हम लोग हरियाणा में मानते हैं। तो ये यहाँ पर चला आएगा, यानी बी वाला 1 पर आएगा, तो बी वाला 1 पर। और विजयनगर, यहाँ पर विजयनगर दे दिया है, इसकी राजधानी तो हम्पी था, और बहमनी ये गुलबर्गा। तो सी वाला 4 पर, डी वाला 3 पर, तो ये सी हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को सिकंदर ए सानी, जिसका मतलब होता है अपना दूसरा सिकंदर कहा था, यानी खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन सा मुगल सम्राट था। तो आप लोग जानते हैं जो सबसे ज्यादा अभियान किया था, ताकतवर समझता था, अलाउद्दीन। अपने बहुत सारे अभियानों के चलते खुद को अपना दूसरा सिकंदर अपने आप को बताया, अलाउद्दीन। आगे अगर ये 33 वाले में देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। तो वही जो सुलह कुल की नीति अपनाता था अकबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, देखने से ही आप मार देंगे यहाँ। आगे अगर हम लोग 34 वाले को देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक तरह का कथन कारण वाला सवाल है, स्टेटमेंट है और उसका कारण है। कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने की शुरुआत की। जी दोस्तों बिल्कुल, जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था तो बाबर ने उसमें ये तोपखाने का उपयोग किया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं कि उसने यह बारूद और तोपखाने की तकनीक मंगोलों से सीखी थी, जो कि गलत है। मंगोलों से नहीं दोस्तों, उन्होंने तुर्कों से सीखी थी, क्योंकि वो एक तुर्क भी था, तो उन्होंने तुर्कों से भी सीखा था, तुर्कों से सीखा था, मंगोलों से नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, तुरंत आप इसको कर देंगे। तो यहाँ आपको दिया है कुछ यूरोपियों के नाम और उनका क्या योगदान है ये दिया है। तो आप लोग जानते हैं वास्को डी गामा जिसे हम लोग कहते हैं, ये भारत के मतलब यात्रा की, एक तरह से भारत की इन्होंने खोज किया था। तो ए वाला आप पर 2 पे चला आएगा। ए वाला 2 पर कहाँ है, सिर्फ अब आप इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, या तो आपका उत्तर ये होगा या तो ये होगा। अब जरा देखें, अलबुकर्क आप लोग जानते हैं पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। बी वाला 3 पे आपका चला आएगा, और ये बी वाला 3 कहां पर है, और बी वाला 3 ये बी वाले में है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं सी 1 पर चला जाएगा हमारा। अल्मीडा ब्लू वाटर नीति लेकर आया था, जॉब चारनाक कलकत्ता की स्थापना किया था। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, ये भी मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो एक तरफ आपको कुछ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ वर्तमान राज्य दिया गया है, तो मिला देना हमें मेरे भाई। तो कालीबंगा जानते हैं, यह राजस्थान में है, यहाँ जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा। और ये मांडा आप लोग जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में, और रोपड़ ये पंजाब में। तो आप लोग अब ये समझ गए होंगे अब कौन सा होगा। ए वाला हमारा 1 पर, बी वाला 2 पर, सी वाला 4 पे, डी वाला 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 37 वाले को अगर देखें तो इसमें भी एक कथन टाइप का दिया है, 2 आपको कथन दे दिया है, कथन 1 कथन 2, पढ़कर बताएं कौन सा सही है। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं चालीसा समूह का, जिसे हम लोग चहलगामी कहते हैं,
बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों गलत है, आप लोग जानते हैं 40 तुर्कों का एक कह सकते हैं हम लोग संगठन था, तो जो अपने हेल्प के लिए रखा था, तो वो ये बलबन नहीं इल्तुमिश था वहां पर, ये इल्तुमिश। तो आप लोग इतना याद रखे होंगे इसे, तो ये गलत हो जाएगा कथन आपका। बलबन ने बाद में ये चहलगानी को समाप्त कर दिया था ताकि राजसत्ता को सुदृढ़। यस, बलबन ने बाद में इसको समाप्त किया था। तो ये आपका यहां पर ये केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग देखें 38 वाले को, तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर पद का प्रस्तुत किया था। तो किस कानून में ये था, मतलब किस अधिनियम में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत शासन अधिनियम 1919। यस, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये बी हो जाएगा। आगे चल देख, जिसे हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, जिसके 1919 वाले को। आगे अगर हम लोग देखें ये 39 में, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक तरफ आपको कुछ सूफी सिलसिला दे दिया गया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक, किस सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ तो आप लोग बड़े अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं सुराही से ट्रिक होता है ना, ये सब नाम हम लोगों को दिमाग में याद आता नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ छोटे मोटे कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा है सुहरावर्दी, तो इसे हम लोग सुराही पढ़ते हैं क्योंकि शुरुआत में ये सुराही जैसा लग रहा है नाम। तो सुहरावर्दी को हम लोग सुराही, और सुराही में पानी भरोगे तो बहेगा। तो यहाँ देखिए बहाउद्दीन लिखा है, तो यहाँ से ये इसका कनेक्शन ये हो जाएगा। अब आपको देखते हैं बी वाला हमारा 3 पे होना चाहिए, बी वाला 3 पे कहीं नहीं है, बस सी वाले में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 39 का हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। अब हम कह सकते हैं बी वाला हमारा 3 पे जाएगा, तो यानी ये बी वाला तो 3 पे गया, ए वाला हमारा 1 पर, यानी चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन, इसको तो आप जानते ही हैं। और ये कादरी वाला आ जाएगा अब्दुल कादरी जलानी, नाम में ही कादरी है। और नक्शबंदी ख्वाजा बहाउद्दीन, तो ये वाला 4 पे आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका 39 का सी हो जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो 40 में आपसे पूछा जा रहा है, मैचिंग वाला है, एक तरफ पद है दूसरा तरफ उनके कार्य है। तो किस पद का क्या कार्य होता था ये बताकर हमें मिलाना है। मीर बख्शी, दीवाने रियासत, वाकिया नवीस, कोतवाल। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हमारा कहाँ पर मिलेगा ये हमें देखना है। तो मीर बख्शी सैन्य भर्ती से संबंधित हैं, और दीवान रियासत आप लोग जानते हैं ये बाजार नियंत्रण से था संबंधित अलाउद्दीन के समय में, और वाकिया नवीस समाचार रिपोर्ट से संबंधित है, और कोतवाल नगर पुलिस, नाम से ही लग रहा है तो आप लोग कर लेंगे बड़े आसानी से। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 41 वाले में, तो 41 में आपसे पूछा जा रहा है, कथन देकर कथन दे दिया गया है। दूसरा कथन है, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली शुरू की थी। तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली शुरू की थी, तो इसमें कुछ डाउट है, शायद जहांगीर ने नहीं किया था। अगला अगर देखें तो जब्ती प्रणाली भूमि मापन और फसल उत्पादकता पर आधारित थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये 41 का आपका बी हो जाएगा। जब्ती प्रणाली की शुरुआत दोस्तों अकबर ने किया था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जहांगीर ने नहीं, ये अकबर ने किया था, तो याद रखे रहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही। आगे अगर हम लोग देखें तो आपका जो आंसर होना चाहिए यहाँ, ये 42 वाले का क्या है, तो इसमें कह रहे हैं कि किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था। तो किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के काल में। आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या था कि अब भाई क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में समाचार नहीं छपेंगे, अब अंग्रेजी में छपेंगे, जिससे यहाँ के लोग समाचारों को पढ़कर भड़के न। अंग्रेजी में रहेगा तो कम लोग भड़केंगे, तो बाद में रिपन ने इसको जो है हटाया था। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 43 में हमें क्या दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कहाँ लागू किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो आप लोग समझ रहे हैं बॉम्बे और मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर लागू किया गया था। आगे 44 वाले में देखें तो कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के संबंध में
कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर हमें बताना है। तो थोड़ा सा ये मल्टीपल ये कथन वाला है तो हमें छोटा करना पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा ये कथन सही है। देखें अगर हम लोग पहला वाला को स्टेटमेंट, तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध किया गया था तो नहीं दोस्तों, इसके विरोध में तो नहीं शुरू किया गया था। आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन इसके लिए नहीं, जलियांवाला बाग है इसका कोई कनेक्शन नहीं था। तो दूसरा वाला देखें तो इसमें सरकारी स्कूलों और उपाधियों के बहिष्कार को शामिल किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ ये तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो इसे अचानक चौरी चौरा कांड के बाद आप लोग जानते हैं 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, जिसके विरोध में स्वराज पार्टी भी शुरू किया, मतलब बनी थी आगे बढ़ाने के लिए, और बाकी लोग बहुत नाराज हुए थे गांधी जी से। तो 2 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। तो कौन सा कथन सही है, हमें सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें देखें पहला स्टेटमेंट, इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। जी दोस्तों बिल्कुल सही, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ये प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया, लेकिन जो 1935 वाला अधिनियम था प्रांतों में खत्म करके ये केंद्र में लागू किया था ये द्वैत शासन प्रणाली। इतना आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। तो कह रहे हैं इसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। नहीं मेरे भाई, उस समय ये महिलाओं को नहीं, लेकिन सीमित मताधिकार था, महिलाओं को नहीं था। तो तीसरे वाले को देखें तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरे में कह रहे हैं कि इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की थी। तो द्विसदनी विधायिका की केंद्र में इन्होंने स्थापना की थी। तो केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की थी। द्विसदनीय केंद्र और राज्यों में दोनों था शायद, तो हम इसको सही कह सकते हैं। तो 1 और 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर। तो यस दोस्तों, इसने केंद्र स्तर पर भी ये द्विसदनीय यानी राज्य परिषद और विधानसभा की स्थापना इन्होंने किया था। यस सही है ये, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन 46 को देखें तो कथन दिया है, कारण दिए गए हैं। कथन में करें 1905 में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल सही। विभाजन को हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए जानबूझकर किया गया था, तो जो बिल्कुल सही, ये कारण सही है, कथन सही है, कारण इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका उसी आधार पर आंसर होना चाहिए, ए हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। यस, आगे जरा हम लोग अब देखें, अगर ये 47 वाले में फिर वही बात है, यहाँ कथन कारण है, जरा देखें हम लोग। तो कथन में कारण है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल कहा जाता है। उन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया था। तो उन्होंने 87 में इल्बर्ट बिल पेश किया था 83 में। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा दोनों बातें सही हैं। ये लॉर्ड रिपन ने ही पेश किया था, इल्बर्ट बिल विवाद वाला जो मामला आया था जजों से रिलेटेड। तो दोनों सही है, लेकिन ये इसको कनेक्शन नहीं बन रहा है, पहले वाले से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आपका बी हो जाएगा, यानी दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे अगर हम लोग देखें तो 48 वाले में, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है बताना है मैचिंग से रिलेटेड। तो एक तरफ आपको कौन नेता का नाम है, दूसरा तरफ उन्होंने कौन सा पहल किया था ये दिया है। तभी मैंने जो स्वराज पार्टी की बात किया था 1923 में जो बनी थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसको बनाया था। तो ये इस पर चला आएगा, ये वाला 1 पर आएगा। तो हम कह सकते हैं अब ये सब ये तो नहीं होंगे, अब पहला या डी, ए या डी वाला होगा। तो आगे अगर देखें तो भगत सिंह ने ये भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक तो होम रूल से थे, इनको अगर देख ले, ये वाला हम लोगों को क्योंकि मैचिंग वाले में जो आपको क्लियर रहे पहले उसी को मिलाया करिए, ये वाला हो जाएगा। और भगत सिंह तो ये यहाँ इसमें जो HSRA जो बाद में हसरा बना था 1928 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में, तो उससे रिलेटेड है, उससे भी इनका कनेक्शन है भगत सिंह का। तो ये वाला आपका ये वाला आ जाएगा, और डी वाला आपका
ये 2 पे चला जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ए वाला 1 पर, बी वाला 3, ये डी वाला हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। यस। आगे अगर हम लोग देखें तो 49 का 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न है, सही हमें उत्तर देना है। तो सैन्य असंतोष से शुरू हुआ था, यस बिल्कुल, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दूसरा वाला इसमें, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी थी, यस बिल्कुल भागीदारी थी। इसे ब्रिटिश भारतीय बुद्धिजीवियों का संगठित समर्थन प्राप्त था। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। ब्रिटिश जो बुद्धिजीवी थे वो इसमें उनका समर्थन नहीं था। बुद्धिजीवियों ने इससे जो है जिस लेवल पर समर्थन करना चाहिए उस लेवल पर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर ये हमारा 3 वाला तो नहीं होगा, 49 में हमारा केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका। यस। आगे देखें हम लोग दोस्तों, तो हमारा ये हो गया। 50 को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ भी कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है, कथन है, कारण है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं गांधी जी ने 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो यस, गोलमेज सम्मेलन होने से पहले। तो ये वाला तो आपका सही है। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति जताई। यस, गांधी जी केवल दूसरे में लिए थे, पहले और तीसरे में नहीं लिए थे, जबकि अंबेडकर साहब सभी में लिए थे। तो ये बिल्कुल सही है। पहला ए और आर दोनों सही है, आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ए हो जाएगा आंसर। आगे अगर हम लोग देखें तो 51 में, तो फिर वही बात है, यहाँ पर मैचिंग से रिलेटेड। मैचिंग वाले प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। पुस्तक है, लेखक है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने। तो आपका ए वाला 1 हो जाएगा और ए वाला 1 पर जाएगा और बी वाला आपका 4 पे जाएगा। तो बी वाला 4 पर केवल यहाँ है और बाकी आप डी वाला आपका 3 पे और सी वाला 2 पर। यस, सी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 52 में, तो 52 में आपसे पूछा जा रहा है वही कथन देकर, दूसरा कथन देकर पूछ रहे हैं, बताना है कौन सा सही है। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और उन्हें फिन्सबरी से कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। फिन्सबरी एक स्थान है लंदन का, तो वहां से इनको चुना गया था। तो आपका ये फिन्सबरी तो नहीं था दोस्तों, यहाँ पर जो उनको चुना गया था वो फिन्सबरी से, यस दोस्तों, फिन्सबरी से ही चुना गया था। लेकिन यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा दोस्तों उनको नहीं चुना गया था। क्योंकि ब्रिटिश में 2 पार्टी थी दोस्तों। ब्रिटिश में आप लोग देखेंगे कि लिबरल पार्टी थी, कंजर्वेटिव। तो यहाँ से उनको लिबरल पार्टी था वो, जिसे हम लोग लेबर बोल देते हैं, तो लिबरल था। तो ये वाली नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो 52 में आपका जो होना चाहिए वो केवल 1 वाला कथन सही है आपका। यस, तो यहाँ याद रखे रहेंगे वो लिबरल पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं। आगे देखें, यही लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के समय कभी कभी पूछ लेता है। तो यही जो लिबरल को हम लोग लेबर बोल देते हैं, यही लेबर पार्टी भारत की आज़ादी के समय यही थी। आगे जरा हम लोग देखें तो वही है, इसमें मिलाना है हमें। तो ऑप्शन इसको अगले पेज पर है, हम लोग यहाँ मिला लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं लाहौर, तो लाहौर 1929, कराची, सूरत, कलकत्ता। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको तो आप लोग जानते हैं। लाहौर में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी पूरी आज़ादी का एक प्रण लिया गया था। और इसी दिन के यादगार में संविधान को जो पूरी तरीके से इसी दिन लागू किया गया, इसीलिए आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये वाला बात तो बिल्कुल सही हो गया। कराची को अगर देखें तो यहाँ में कराची में दोस्तों कौन सा ये मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था,
ये सरदार पटेल ने, कराची के अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था 31 में, आप लोग जानते होंगे। और इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित कुछ पारित हुए थे, तो यहाँ पर ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। सूरत 1907 में आप लोग जानते हैं नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, और कलकत्ता 1900 में स्वराज की मांग हुई थी। यस, सभी मैंने मिला दिया, आप लोग समझ गए, सीधे सीधे सब मिले हुए हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा यहाँ पर, तो ए वाला हो जाएगा, यानी सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 54 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कथन 1 कथन 2। पहले वाले कथन करें, एनी बेसेंट ने बॉम्बे में होम रूल लीग की शुरुआत की। नहीं दोस्तों, बॉम्बे में जो शुरू किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक साहब किए थे, और उसके अन्य क्षेत्रों खास करके साउथ वगैरह में और उसके अन्य एरिया में यहाँ ये किए थे। तो ये वाला तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। ये बॉम्बे में जो शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक साहब शुरू किए थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। यस, आप लोग जानते हैं ये वाला सही है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि केवल कथन 2 सत्य है। आगे अगर हम लोग 55 में देखें, तो 55 में यही आपसे पूछा जा रहा है, कुछ आपको आंदोलन से संबंधित है। तो एक तरफ यहाँ आंदोलन है, उसके नेता कौन थे, तो एका आंदोलन। यस, हम लोगों के जैसे यहाँ इक्का बोला जाता है सगड़ी को, तो इक्का पर मदारी लोग आते थे तमाशा दिखाने, तो एका मदारी ऐसे हम लोग याद कर लेंगे तो दिमाग में बन जाएगा। तो ये वाला यहीं पर चला आएगा हमारा। और बारडोली सत्याग्रह तो सबको याद होगा भाई, इसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की महिलाओं ने, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब है मोपला, तो मोपला मुस्लिम किराएदार थे, और किसान सभा एनजी रंगा। तो सब सीधे सीधे मिले हुए, तो आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 56 वाले में, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कथन कारण दिया है, कथन कारण। कथन में करें कि 1859-60 में नील विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, ये कथन आपका सही है। अब अगर हम लोग दूसरा देखें तो इस विद्रोह को स्थानीय जमींदारों के नेतृत्व में सशस्त्र समर्थन प्राप्त था। तो सशस्त्र समर्थन प्राप्त था, तो स्थानीय जमींदारों का नेतृत्व और सशस्त्र समर्थन प्राप्त था। तो नहीं दोस्तों, स्थानीय जमींदारों का इसमें वो सशस्त्र उनका समर्थन प्राप्त नहीं था। जमींदार कैसे अपना समर्थन देंगे उनको, तो नील के कारण। वो तो ज़्यादातर जो है अंग्रेजों के चाटुकार थे, तो कैसे दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अब कर ले। तुक्का भी, क्योंकि तुक्का भी लगाया करो तो थोड़ा सा दिमाग लगा करो, हाँ ये हो सकता है कि नहीं, ऐसे ज़्यादा सिर्फ तुक्का पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, 56 का सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 57 में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित किसान आंदोलनों का कालक्रम में यानी क्रोनोलॉजी में हमें सजाना है। कौन सा आंदोलन कब हुए थे, तो चंपारण यहाँ पहले लिखा है, तो हम लोग देख ले चंपारण कब हुआ था दोस्तों। तो चंपारण हुआ था, आप लोग जानते हैं 1917-18 के आसपास ये हुआ था। एका आंदोलन जो अभी हमने देखा, तो एका 1 से 21, तो ये हुआ था 1921-22 के आसपास ये हुआ था, तो 21-22 के आसपास। और आगे जो है बारदोली हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते हैं, वही अभी जो मैंने इसके बारे में बताया था 1928 में। और मोपला हुआ था दोस्तों, ये मोपला के बारे में 2023 का पीसीएस दिए होंगे, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, ये 1921 में हुआ था, डायरेक्ट पूछ लिया गया था केरल में। तो अब देखना है हमें सबसे अंत में कौन हुआ है। सबसे अंत में ये 3 वाला होना चाहिए और सबसे पहले 1 वाला होना चाहिए। तो आगे हम ऑप्शन को देख लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी सबसे पहले कौन होना चाहिए, सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए, 1 के बाद हमारा ये 2 होना चाहिए, 2 के बाद हमारा कौन होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए। तो यस, आगे देख लें हम लोग 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ये डी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें अब 58 में, तो 58 में हमारा कौन सा है, विद्रोह दिया है, क्षेत्र दिया गया है। तो संथाल विद्रोह, मुंडा उलगुलान विद्रोह, भील विद्रोह, रंपा विद्रोह।
तो हमें बताना है कौन सा विद्रोह कहाँ हो। संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं, ये झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के आसपास हुआ था। तो ये तो झारखंड तो नहीं है, ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो इसको हम कर देते हैं। मुंडा उलगुलान दिया है यहाँ पर, तो ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में है। यस, तो छोटा है यानी किसी ने इसको मुंडा कर दिया, बेचारा बढ़ नहीं पाया, छोटा रह गया तो छोटा। तो यस, अब भील वाले को हम रंपा वाला, तो ये शायद आंध्र प्रदेश के आसपास था ये। तो आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, और भील विद्रोह पश्चिमी भारत में यानी राजस्थान के आसपास। तो ए वाला 2, बी वाला 1, सी वाला 3, डी वाला 4। यस, बी हो जाएगा हमारा। आगे चले हम लोग देखें अगर 59 में, तो इसमें कह रहे हैं आपको कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, पढ़कर बताना है कौन सा सही है। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया था। जी बिल्कुल किया था, नो डाउट, इसमें उन्होंने किया था। और उन्होंने धर्मांतरण और जमीन छीने जाने के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो दोस्तों, धर्मांतरण और जमीन छीने जाने के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो यस, ये भी है, कहीं ना कहीं इससे भी ये जुड़ा था। तो जमींदारों, खास करके जमीन छीने जाने के जमींदारों के विरुद्ध था ये। तो यहाँ पर यहाँ जमीन भी आ गया, तो हम सही कह सकते हैं। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, किया था तो क्यों किया था, कारण भी बता रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का ए। आगे अगर हम लोग ये 60 वाला देखें, तो फिर इसमें हमें कुछ क्रोनोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है, तो इसे देखकर हमें बताना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी आया था दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये 1878 में आया था ये। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो यस, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नहीं आया था दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया था वो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वर्नाकुलर 1878 में ये आया था। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था दोस्तों। यस, लिटन, यानी वो लिटन के कार्यकाल में। और इल्बर्ट बिल विवाद जो आया था, ये रिपन के कार्यकाल में आया था। इल्बर्ट बिल विवाद वाला इसके 83-84 में, तो 1883 में। और हंटर आयोग आप लोग जानते हैं, हंटर आयोग 1882 में, 1882 में संबंधित था ये। तो ये एक तरह का प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। पहला फैक्ट्री अधिनियम कब बना था? तो ये आप लोग जानते हैं 1881 में, 1881 में। तो आपका कौन सा यहाँ बन रहा है? 81, 82, 83, 78। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कौन सा होना चाहिए? तो ये तो होना चाहिए यहाँ पर, तो 78 सबसे पहले है यहाँ पर। सबसे पहले तो 78 ही है। यस, एक आना चाहिए। एक के बाद कौन आना चाहिए? 78 के बाद 4 आना चाहिए। 1, 4, यस, 1, 4, फिर 2, फिर 1, 4, 3। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन लगता है गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो आपका यही होना चाहिए, एक वाला जो है, यानी ये 1878 वाला ये हो जाना चाहिए। क्रोनोलॉजी में सेट करना है तो 78 हो जाएगा। 78 के बाद आपका ये 81 वाला आ जाना चाहिए, यानी 4 वाला। इसके बाद आपका ये 3 वाला आ जाना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए था, और यहाँ 2 होना चाहिए था। यस, आगे चले हम लोग अगर देखें तो 61 में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को उनके यानी घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। चले देखते हैं कैसे होगा भाई घटते क्रम में। थोड़ा सा ऑप्शन वहीं दिया रहता है तो ठीक रहता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में शुरू हुआ था, इसको तो आप लोग पता होगा, ये 1934 में ये शुरू हुआ था। और आगे अगर यहाँ पर देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप लोग जानते हैं 30 में शुरू हुआ था ये, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन तो कौन भूल सकता है, ये 42 में। और कैबिनेट मिशन योजना, इसी के तहत अपना ये जो संविधान सभा बनाई गई थी, तो 1946 में। क्रिप्स आया था 42 में, वो तो फेल हो गया था। तो सबसे अंत में यहाँ पर कौन होना चाहिए? सबसे अंत में तो ये होना चाहिए, यानी अब हम कह सकते हैं शुरुआत सबसे पहले किस में होनी चाहिए? ये 2 सबसे पहले होना चाहिए, 2, फिर कौन सा होना चाहिए? 1 होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए? 3 होना चाहिए,
और फिर अंत में 4 होना चाहिए, यानी 2 1 3 4। चलिए देखते हैं कौन सा है। 2 1 3 4 यह सी वाला होगा। आगे अगर हम लोग देखें 62 में, तो यहाँ पर वही कथन कारण से रिलेटेड है। कथन है, कारण है। कथन में करें भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। तो यस, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो संविधान है बहुत सारे प्रावधान यहीं से लिए गए थे, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया था, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स को लिया गया था। तो ब्रिटिश, क्योंकि जो संघीय उंघी मामला था वो इसको अपने वो प्रासंगिकता में नहीं आ पाया था, तो ब्रिटिशों को डर था कि इससे भारतीय रियासतों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। यस, इसलिए उसमें जो संघीय मामला था वो पूरा अपने स्वरूप में नहीं आ पाया था। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है भाई क्यों नहीं आ पाया था। तो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था, ब्रिटिशों को डर था कि इसको भारतीय रियासतों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। तो ये तो था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, तो उनका दूसरा मामला था। तो ये आपका बी होना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो 63 वाले में इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण, ये भी 2 कथन है। तो चार्टर अधिनियम 1853 प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की। तो यस, तो ये प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की दोस्तों, तो इसमें नहीं था, प्रतियोगी माध्यम से भर्ती की व्यवस्था की गई थी। इसने यह तो दोस्तों जो पहला कथन आपको दिया गया है, करें चार्टर अधिनियम 1853 ने प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की थी। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, प्रतियोगी छात्रों के लिए जो परीक्षा होती थी आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विस, तो इसी के तहत हुआ था, ये सही है। दूसरा वाला देखें तो इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीय प्रतिनिधित्व तो शुरू किया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारतीय प्रतिनिधित्व शुरू किया था, तो ये बात यहाँ पर ये गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में आया था, तो 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहा था, इसके तहत केवल ब्रिटिश सदस्य होते थे। भारतीय प्रतिनिधित्व ये 1853 के बाद नहीं, ये इसमें नहीं था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो केवल 1 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 64 वाले में को देखें तो ये भी क्रोनोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों क्रोनोलॉजी से संबंधित ज़्यादा आता है। क्रोनोलॉजी का मतलब आपको सारी चीज़ों को डेट पता होना चाहिए, कम से कम पता होना, न डेट तो आपको घटनाएं पता होना चाहिए, कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में। तो यानी कह सकते हैं डेट आपको आना चाहिए। तो वेवेल योजना आप लोग जानते हैं 1945 में, तो इसको कौन भूल सकता है, 1945 वेवेल, ये तो हो जाएगा यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ क्रिप्स है, अभी बात हुई थी इसके बारे में 42। अब यहाँ कैबिनेट, ये भी बात हुआ था अभी 46। और माउंट बेटन जिसे हम लोग मन बाटन योजना कहते हैं, 1947 में भारत पाकिस्तान का मन रखने के लिए भारत को बांट दिया इन्होंने। तो सबसे अंत में यही 4 होगा, तो सबसे अंत में 4 होगा, और सबसे पहले क्या होगा, ये 2 होगा। तो इसे हम लोग हटा दें, तो सबसे पहले 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 3, फिर 4, ए वाला हो जाएगा 64 का हमारा ए। आगे जरा देखें हम लोग 65 में, किस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनावों का सिद्धांत लागू किया। तो 1919 वाले से, भले ही मताधिकार सीमित था लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव इसी के माध्यम से आया था, 1919, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 66 वाले में राष्ट्रकूट वंश से संबंधित आपको दिए गए हैं कुछ बातें, राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में बताना है सही कौन है। तो अमोघ वर्ष प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। तो अमोघ वर्ष इस वंश के प्रथम संस्थापक थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये तो नहीं, ये राष्ट्रकूट, तो नाम से ही कोई हमने ट्रिक याद किया था। कूट मतलब हम लोग मुंह में कुछ डालकर कुटकुटाते हैं, तो हमारा मुंह में कुछ डालते हैं तो हमारा दांत कुटकुटाता है, तो दंती दुर्ग करके नाम था। यस,
दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, तो अमोघ वर्ष नहीं थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये जहां जहां है आप हटा सकते हैं। तो आगे है कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने एलोरा में करवाया था, तो यस ये वाला तो आपका सही है। और कवि राजमार्ग ग्रंथ अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखा गया था, यस ये सही है। तो आपका सी और 2 और 3 सही है, केवल सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 67 में, तो कह रहे हैं मुगल काल का प्रमुख अधिकारी दीवान ए तन किससे संबंधित था। तो मुगल काल में जो एक अधिकारी होता था जिसका पद था दीवान ए तन, ये किससे संबंधित था ये हमें बताना है। तो वह साम्राज्य के जो जागीरें वगैरह वेतन वगैरह होती थी उसका मैनेजमेंट करता था, तो ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वह साम्राज्य की जागीरों और वेतन का मैनेजमेंट करता था। आगे अगर हम लोग 68 को देख लें, तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि वही है, मिलाने वाली बात है, सूची 1 सूची 2 में पुराणों के नाम और विशेष उल्लेख। तो यहाँ पर क्या क्या है पुराण में, उसका क्या उल्लेख है, इसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश का विवरण हमें मिलता है इसमें। तो इसमें विष्णु पुराण में मौर्य वंश का आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर दिया है मौर्य वंश का उल्लेख, यस ये तो आ जाएगा आपका ए वाला 4 पे आ जाएगा। तो ए वाला 4 पे कहाँ है, सिर्फ डी के पास है और कहीं नहीं। तो आपका आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि ये हमारा ये डी पर चलाएगा। पहले हम लोग और देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है। वायु पुराण किससे संबंधित है दोस्तों, ये गुप्त वंश से संबंधित है, तो बी वाला हमारा 3 पे आ जाएगा। और मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो मत्स्य पुराण हमारा संबंधित है ये कृषि के साथ, राजतंत्र ये तो नहीं होगा, सातवाहन वंश से होना चाहिए। तो ये मत्स्य ये सातवाहन हो जाएगा। और बाकी एक है अग्नि, तो यस तो डी वाला हमारा एक डी वाला हो जाएगा आंसर। आगे अगर हम लोग देखें तो 69 में क्या है हमारा, तो यहाँ आपको कुछ जैन तीर्थंकर दे दिए गए हैं और उनके निर्वाण स्थल दे दिए गए हैं। तो कौन से तीर्थंकर का निर्वाण स्थल कहाँ था ये हमें अब बताना है। जरा देखते हैं ध्यान से महावीर का। तो महावीर का दोस्तों, तो इसमें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, महावीर 24वें तीर्थंकर थे और पावापुरी जो बिहार में है वहाँ था। तो ये पावापुरी, चंपापुरी नहीं पावापुरी। और ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का तो यानी ए वाला हमारा 2 पे गया, ए वाला 2 पे गया, तो हम ए वाला 2 पे केवल यही है सी के पास और कहीं नहीं है, तो हम कह सकते हैं सी हमारा उत्तर होगा। आप भी एलिमिनेशन से ऐसे लगा दीजिए अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो। तो ये हो गया। और हम लोग दोस्तों अगला जानते हैं नेमिनाथ, जो 22वें तीर्थंकर थे, वो गिरनार पर्वत जो वहाँ पर है गुजरात में, वहाँ से है, जहाँ पर एक झील भी है। तो नेमिनाथ ये गिरनार पर्वत 1 पे चला जाएगा। और ऋषभ देव का संबंध किससे था, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ये तीसरे पर आएगा कैलाश। और वासुपूज्य ये चंपापुरी, सी वाला हमारा 4 पे। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 70 वाले को देख लें, तो कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। तो एलोरा में जो मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका कह रहे हैं मतलब इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था, यस बिल्कुल सही है। आगे देखें चोल शासक राज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था, यस तंजावुर में राजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था, तो ये भी सही है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, अभी मोदी जी यहाँ पर दर्शन किए थे हाल ही में, तो ये भी सही है। तो 3 के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 70 का सी। आगे 71 में अगर हम लोग देखें, तो मौर्य काल में जिला स्तर के जो अधिकारी होते थे उनका सही अवरोही क्रम क्या है, यानी अधिकारियों का एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकारियों का अवरोही क्रम उनके पद के अनुसार में हमें बताना है यहाँ पर। तो जरा हम लोग देखें, तो अवरोही यानी प्रादेशिक होते थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे कह सकते हैं प्रादेशिक मतलब ये प्रांत यानी स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अवरोही है ना, तो यानी सबसे बड़े को चुनना है, तो सबसे बड़े को हम कह सकते हैं प्रादेशिक, नाम में ही प्रादेशिक यानी प्रांत का अधिकारी है तो बड़ा ही रहेगा। अब जैसे आप गृह मंत्री अमित शाह को ले लें, केंद्र के गृह मंत्री हैं, और एक राज्य का गृह मंत्री ले लें, तो भाई केंद्र वाला बड़ा होगा ना, तो प्रादेशिक हो जाए ये बड़ा। इसके बाद आता है दोस्तों ये रज्जुक, भू राजस्व और भूमि माप से संबंधित होता था ये
अधिकारी होते थे ये, एक तरह का ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर युक्त आ जाता था, ये टैक्स वगैरह इकट्ठा करने में इनका काम होता था, ये अकाउंटेंट से रिलेटेड, तो आपका ये डी हो जाएगा। आगे यही हम देखें अगर 72 में, तो इसमें कह रहे हैं कि कथनों पर कौन सा कालिदास के संदर्भ में असत्य है। तो कालिदास के संदर्भ में असत्य है, कौन सा असत्य है जरा देखें। तो वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, तो ये तो सही है कालिदास के सेंस में। वे चंद्रगुप्त प्रथम के 9 रत्नों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है, ये भी है। हाँ, तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दोस्तों, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम तो नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य कहते थे उनके, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके 9 रत्नों में से थे, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य बोलते थे। तो चंद्रगुप्त उन्हें अपना राजदूत बनाया और उन्हें कुंतल नरेश दरबार में भेजा। मेघदूत और ऋतु संहार उनकी काव्य कृतियां हैं, ऑप्शन बी उत्तर होगा। आगे देखें 73 में, तो वही है क्रोनोलॉजी वाली बात है, यहाँ पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलें भाई करें, हम देखते हैं होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना आप लोग जानते हैं 1916 के आसपास ये हुआ था, तो 1916 हो जाएगा। मुस्लिम लीग आप लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में बनी थी, आगा खां के नेतृत्व में, तो 1906 में। और सम्राट ब्रिटिश सम्राट दिल्ली दरबार जो हुआ था, तो हालांकि दिल्ली दरबार कई हुआ था, तो जो ज़्यादा चर्चा में था वो 1911 वाला था, क्योंकि इसी के आसपास वाला पूछेगा। चंपारण में गांधी जी का आंदोलन, फिर यही बात आप लोग जानते होंगे, सिंपल सी बात है, 1917। तो सबसे अंत में इसमें क्या है, सबसे अंत में 4 होना चाहिए, तो सबसे अंत में 4 सभी में दिया है, उसको भी मालूम है कि हाँ चंपारण सब लोगों को याद होगा। फिर इसके पहले क्या होना चाहिए, ये 1 वाला होना चाहिए, यानी होम रूल लीग वाला। तो इसके पहले 1 कहाँ है, सिर्फ यही है सी वाले में, और कहीं नहीं है, तो आप कह सकते हैं यही उत्तर होगा, यानी 2 सबसे पहले होगा 6 वाला, और 4 सबसे अंत में, 4 के पहले 3 होगा 16 वाला, फिर 11। आगे जरा देखें, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया था, इसको हमें बताना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसमें आपको 4 डेट्स दिए गए हैं, 2, 17, 1854 और 1882। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, 1917 के आसपास, यस यहाँ दिया है 1917। आगे अगर हम लोग देखें 75 में, तो इसमें दिया है दोस्तों प्रार्थना समाज के संदर्भ में कथनों विचार करें, बताएं कौन सा सही है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कह रहे हैं कि ये 86 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने ही किया था प्रार्थना समाज की स्थापना, लेकिन ये 86 में नहीं किया था दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा जानिए। यह 67 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले को देखें, तो महिला शिक्षा प्रार्थना समाज के 4 बिंदुओं के सामाजिक निर्णय में से था। यस, आप लोग जानते हैं प्रार्थना समाज महिला शिक्षा का बहुत बड़ा समर्थक था, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये जो अपने नेक्स्ट आईएएस की पहली टेस्ट सीरीज थी, जो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित था, तो इसमें हम लोग पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व किए और इसका पार्ट ए हम लोग देख लिए 75 क्वेश्चन तक। इसका पार्ट भी दोस्तों हम लोग देखेंगे इसको अगले पार्ट में, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको भी हमको भी। तो क्वेश्चन ये इसी पहला टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री का चल रहा था, ये हम लोग इसको पार्ट बी में लेकर आएंगे। 76 से लेकर 150 तक जितने भी क्वेश्चन अभी हिस्ट्री के बचे हुए हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कितने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है, उन चीज़ों को हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में पार्ट बी में। धन्यवाद।